बेटा कल जो लेक्चर पढ़ा था उसको एक दफ़ा आपने देखा था, उसकी समझ लगी? क्रेनियल नर्व्स 9, 10 एंड 11। आज हमने उसी की दोबारा रिवीजन करनी है। तो पहले तो आपके कोई क्वेश्चंस हो तो बताएं, पहले वो क्लियर करते हैं, देन वी विल डिस्कस अगेन। नो क्वेश्चन? अच्छा जी, चलें। कल हमने पढ़ा था सबसे पहले 9, 10 एंड 11 क्रेनियल नर्व के बारे में। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विद द ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व। एज वी डिस्कस अबाउट दैट इट इज़ 9th क्रेनियल नर्व, मिक्स्ड नर्व होती है, सेंसरी भी है, मोटर भी है। सेंसरी में इसके हमने बताया था दो पार्ट्स है, जनरल सेंसरी एंड स्पेशल सेंसरी। जनरल सेंसरी आपकी जनरल सेंसेशन लेके जाती है, जैसे पेन, टच, टेम्परेचर। और स्पेशल सेंसरी में ये टेस्ट का पाथवे लेके जाती है फ्रॉम द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। देन मोटर पार्ट, मोटर जाहिर सी बात है, मसल स्टाइलोफ्रिंजेस। देन पैरासिम्पैथिक जिसको स्क्लीरोमोटर भी कहते हैं, टू द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है। जब आपको इसके बेटा कंपोनेंट्स का पता चलेगा तो उसके नाम से ही आपको उसकी ब्रांचेस का पता चलेगा। जैसे कि सेंसरी पार्ट में जब आपको पता है कि वो सेंसरी सप्लाई फेरिंग्स की म्यूकस मेम्ब्रेन को करती है, ठीक है, टंग के पोस्टीरियर 1/3 को करती है, तो उसकी सप्लाई भी वहीं पर होगी। और स्पेशल सेंसरी में पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग आ गई, मोटर में एक ही मसल है, स्टाइलोफ्रेंजियस मसल है, और पैरासिम्पैथिक में ऑप्टिक गैंग्लियन के थ्रू पैरोटिड ग्लैंड। पैरोटिड ग्लैंड का क्या फंक्शन होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द पैरोटिड ग्लैंड? एनीवन? What is the function of parotid gland? बेटा पढ़ लिया आप लोगों ने पैरोटिड ग्लैंड? फंक्शन क्यों नहीं पता? नो। जो आपकी सलाइवा की मेजर प्रोडक्शन है वो पैरोटिड ग्लैंड 70 to 80%। ठीक है। देन कमिंग टुवर्ड्स इट्स एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स। बेटा जो इंफ्रा क्रेनियल कोर्स है वो हम न्यूरोनेटवर्क में डिस्कस करेंगे, इसमें हम उसके न्यूक्लियर है और कैसे ओरिजिनेट करता है। ठीक है ना। अभी हमने सिर्फ एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स पढ़ा। सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट, इट एग्जिट फ्रॉम द जुगुलर फोराmen। जुगुलर जुगुलर फोराmen की इंटीरियरली प्रेजेंट करता है दो नर्व्स के वेगस और एक्सेसिव नर्व। व्हेन इट passes through the jugular foramen, two sensory ganglion placed superior and inferior sensory ganglion. ठीक है। Then it passes downward in relation with the and accompanies the two vessels, internal jugular vein and internal carotid artery. ठीक है। Then it move forwards toward the posterior border of stylophageus muscle और वहां जाके stylophageus muscle को मोटर सप्लाई करेगी। Then it passes between, ये देखो आपको stylophageus muscle नजर आ रहा है और ये glossopharyngeal nerve। Stylophageus muscle को pierce करेगी, then it passes between the superior constrictor and middle constrictor। अच्छा, इसमें से गुजर के इसने कहाँ जाना है? posterior 1/3 ऑफ द टंग, वहाँ जाके उसने एंड कर जाना। ये इसका कोर्स है बिटवीन द superior and middle constrictor, और वहाँ जाके सेंसरी ब्रांच देगी टू द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ फेरिंक्स, क्योंकि फेरिंक्स का मसला है ना, वहाँ पर पूरा फेरिंक्स के पार्ट को म्यूकस मेम्ब्रेन को वो सेंसरी सप्लाई देगी। देन इट एंड to the posterior third of the tongue where it supplies the general sensory and special sensory both। ठीक है। अच्छा, आसिम का जवाब है बेटा। ठीक है, यहाँ तक कोर्स समझ लग गया। अब आपको ग्लॉसोफिंगर का कोर्स फिंगर टिप्स पे आना चाहिए कि आपसे पूछे वैन एवर आस्क द, जब भी आपसे पूछा जाएगा यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में, उसमें आपको बकायदा बताया जाएगा कि नर्व ज़्यादातर जो होती है वो न्यूरोनल के हेड एंड नेक में। जब आपसे पूछा जाए उसके न्यूक्लियस का तो फिर आपको न्यूक्लियस बताने, एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स का या उसका कोर्स अगर एक्स्ट्रा क्रेनियल नहीं होता है वो पूछा जाए तो आपने वो डिफाइन। है ना, होता है बेटा क्वेश्चन जब ये अटेम्प्ट करना है उसको पॉइंट वाइज करना, नंबर 1 2 3 4 5। ठीक है ना। जैसे जैसे बताओगे नंबर 1 एग्जिट कहाँ से किया, नंबर 2 कौन सा स्टेशन पे रुका है, पहले
सबसे पहले डिसेंड डाउनवर्ड किए नेक बिटवीन अ कंप्लीट वेसल, देन नंबर 3 pierces the stylophageal muscle, number 4 passes between the superior and middle constrictor and किया उसने posterior one third of the time. ठीक है, एनी क्वेरी यहाँ तक क्लियर है? बेटा यहाँ तक किसी को कोर्स की समाधान लगी हो? एनीवन? ओके, अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द ब्रांचेस, सोमैटिक ब्रेकियल मोटर है जो कि स्टाइलोफ्रेंजियस को सप्लाई करती है, क्योंकि थर्ड फ्रेजिला से ग्लोसोफिंजियल नर्व डिराइव करती है। देन विसरल पैरासिम्पैथिक मोटर, मैंने आपको पहले भी बताया है, पैरासिम्पैथिक जो भी होगी स्क्रीटो मोटर भी कहते हैं उसे, वो थ्रू टिम्पैनिक नर्व, ऑप्टिक गैंग्लियन आयन एंड टुवर्ड्स द पैरोटिड ग्लैंड, जैसे कि ये डायग्राम में ग्लोसोफिंजियल नर्व है वहां से सॉरी ऑप्टिक गैंग्लियन, और इसको ऑरिकोटेम्पोरल नर्व जो है मैंडिबुलर डिवीजन ऑफ द ट्राइजेमिनल नर्व्स को ज्वाइन करती है, और ये स्क्लीटोमोटर फाइबर्स देते हैं टू द पैरोटिड ग्लैंड। ठीक है, देन सोमैटिक जर्नल सेंसरी टिम्पैनिक नर्व, अच्छा पीछे में पड़ा टिम्पैनिक नर्व, दोनों सेंसेशन लेके जा रही है, स्क्लीटोमोटर भी और जर्नल सेंसरी। ये टिम्पैनिक कैविटी ऑफ द ईयर उसको सप्लाई करती है, सेंसरी सप्लाई करती है। कैरोटिड ब्रांच सप्लाई करती है टू द कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कैरोटिड बॉडी? एनीवन? या व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कैरोटिड बॉडी एंड कैरोटिड साइनस? कोई भी बता दे। नो, किसी को भी नहीं पता? ठीक है, शाबाश। कैरोटिड बॉडी इज कीमोरिसेप्टर एंड कैरोटिड साइनस इज बेरोरिसेप्टर। ठीक है, शाबाश। ठीक है, उसको भी बेटा ये सेंसरी सप्लाई दे रही है। देन फ्रेंजियल टॉन्सिलर एंड लिंगुअल नर्व्स जो कि सप्लाई करती हैं इसको सेंसरी सप्लाई टू द ओरोफेरेंस, पैलेटाइन टॉन्सिल एंड द टंग। ठीक है ना, ये देखो अगर आप इसका पाथ सारा देखो, ये सारी सेंसरी सप्लाई जा रही है। ये कैरोटिड आर्टरी है, इसके साइनस बॉडी है। ठीक है, ये टॉन्सिल को दे रही है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की इनर आउटर इनर सरफेस ऑफ, ये टिम्पैनिक प्लेक्सस बना हुआ है। देन स्पेशल सेंसरी पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द टंग। ठीक है, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द वेगस नर्व। वेगस नर्व के बारे में हमने बताया था कि इसमें कुछ चीज़ें जो बाकी क्रेनियल नर्व से डिफरेंट है, जैसे कि इट इज़ द लार्जेस्ट नर्व, लॉन्गेस्ट पाथवे होता है, वेंट्रिक नर्व है, ये वाहिड नर्व है जिसके हेड एंड नेक से बाहर भी कोर्स है, थॉरैक्स में भी है, एब्डोमेन। ठीक है, और ये मिक्स नर्व है, ये भी मोटर है। सेंसरी में इसका भी एक जनरल सेंसरी पार्ट है जो कि जनरल सेंसेशन लेके जाती है, और स्पेशल सेंसरी में क्या है? टेस्ट पाथवे। टेस्ट पाथवे कौन से एरिया से लेती है ये वेगस नर्व? एनीवन? मैं इसलिए पूछूं, कल भी मैं आपको सारी बातें बता चुका हूँ, अगर आपने कल का लेक्चर सुना है या उसको जाके पढ़ा है देन यू विल नो। स्पेशल सेंसरी पार्ट इसका कहाँ सप्लाई होता है बेटा? जो आपके एमसीक्यू है वो भी यही होता है, स्पेशल सेंसरी उसकी पार्ट कौन सा सप्लाई करता है? लिंगुअल नर्व। ये मैं ये पूछूं स्पेशल सेंसरी जो पार्ट है वो कौन से एरिया को सप्लाई करता है? लिंगुअल नर्व तो टंग से रिलेटेड होगी। शाबाश, एपिग्लॉटिस एंड द रूट ऑफ टंग। ठीक है, चलो मोटर पार्ट है बेटा, ये सारे मसल्स को सप्लाई करेगा, आपका फेरेंक्स एंड लेरिंक्स एक्सेप्ट टू मसल्स। नंबर 1 स्टाइलोफ्रेंजियल, जिसको ग्लोसोफ्रेंजियल सप्लाई करती है, और टेंसर विलाय पैलेटिनी जो कि मैंडिबुलर नर्व टू मीडियल टेरोगाइड सप्लाई करती है। पैरासिम्पैथिक वही स्क्लीटोमोटर है। ठीक है ना, जितने भी गट्स के ग्लैंड्स हैं आपकी, कार्डिक प्लेक्सस है, पल्मोनरी प्लेक्सस है, वो सारे पैरासिम्पैथिक। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स स्पोर्ट्स in jugular foramen it present between the two nerves glossopharyngeal and spinal. उसके बाद जैसे ये इससे पास करेगी तो एक इसका गैंग्लियन आएगा, सुपीरियर वेगस गैंग्लियन,
और जुगुलर फोरामेन की इंफीरियरली सिलेंड्रिकल गैंग्लियन होगा इंफीरियर गैंग्लियन ऑफ द वेगस नर्व। इट प्रेजेंट बिटवीन द इंटरनल कैरोटिड एंड इंटरनल जुगुलर वेन। इट descend vertically downward in the neck and share the carotid sheet between the two vessels। ठीक है, इसका बेटा जो पाथ सॉरी जो पाथवे है वो वर्टिकल है एज कंपेयर टू अदर टू नर्व्स व्हिच passes through the jugular foramen। ठीक है, jugular foramen between 9 and 11 टू सेंसरी गैंग्लियन है। देन एक चीज है, जैसे ही जुगुलर फोरामेन से बाहर निकलेगी क्रेनियल पार्ट ऑफ द या क्रेनियल रूट ऑफ द एक्सेसरी नर्व इसको ज्वाइन। क्रेनियल रूट ने पहले स्पाइनल पार्ट को ज्वाइन करना है, दोनों पार्ट में कॉमनली जुगुलर फोरामेन से निकलते ही फिर सेपरेट हो जाए। जो क्रेनियल पार्ट है उसको दोबारा वेगस नर्व को ज्वाइन करना है और जो स्पाइनल पार्ट है वो सेपरेटली डाउनवर्ड मूव करेगा। Cranial root of the accessory nerve joins and it present between the carotid sheath। इसको हम पहले डिस्कस। ब्रांचेस में फ्रेंजियल ब्रांचेस है। क्रेनियल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व भी इसके साथ होगा और इन दोनों ने मिलकर फ्रेंजियल प्लेक्सस बनाना है जिन्होंने मोटर सप्लाई करनी है फेरेंक्स एंड सॉफ्ट पैलेट के सारे मसल को एक्सेप्ट स्टाइलोफ्रेंजिस एंड टेंसर विला पैलेट। ये सारे बेटा फेरेंक्स के मसल, ठीक है, और ये लेरिंक्स के मसल। अब इसमें ये है स्टाइलोफ्रेंजिस, इसको सप्लाई करिए ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व जो इसको पियर्स भी कर रही है, और टेंसर विला पैलेटिनी मसल सॉफ्ट पैलेट का वाहिद मसल है जो कि नर्व टू मीडियम टेरोराइड्स को सप्लाई करता है। बाकी सारे को फ्रेंजियल प्लेक्सिस के थ्रू क्या सप्लाई करिए वेगस। अच्छा, इसमें क्वेश्चन ये आता है कि अक्सर आपसे क्वेश्चन आता है कि राइट डाउन ओरिजिन इंसर्शन सॉफ्ट पैलेट के मसल्स के बारे में। इसमें क्या आपने डायरेक्ट वेगस नर्व नहीं या आपने उसकी ब्रांच को भी डिस्कस, मतलब आपने ये नहीं कह देना वेगस नर्व सप्लाई दा, ठीक है, उसकी जो मेन नाम तो वेगस है लेकिन आपने उसका प्लेक्सस भी बताना है, फ्रेंजियल प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई, ठीक है, डायरेक्टली नहीं आपने बताना कि वेगस नर्व। जैसे कि आप कह रहे हो कि ग्लॉसोफेरिंजियल के लिंगुअल ब्रांच सप्लाई करें, कर तो ग्लॉसोफेरिंजियल लेकिन आप उसकी ब्रांच का भी कि किस ब्रांच के थ्रू उसको सप्लाई कर रही है। अदरवाइज वेगस नर्व तो और भी कई चीज़ों को सप्लाई कर रही है, सेंसरी सप्लाई भी है, स्क्रीटोमोटर सप्लाई भी है। देन सुपीरियर लेरेंजियम, इसके बारे में हमने डिटेल में पढ़ा था कि जब वेगस नर्व आपकी ट्रैवल करती है नेक में, उसके बाद जो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर एक ब्रांच निकलती है उसको हमने सुपीरियर का नाम दे दिया, जो नीचे से निकली उसको हमने रिकरेंट का नाम, ठीक है। सुपीरियर लेरेंजियम नर्व में दो नर्व्स होंगी, एक सेंसरी होगी और मोटर होगी। चलिए अब आप मुझे बताएं सेंसरी नर्व का क्या नाम? एनीवन? सेंसरी पार्ट ऑफ सुपीरियर लेरेंजियम नर्व। शाबाश, इंटरनल लेरेंजियम, ठीक है। और जो मोटर होगी वो कौन सी होगी? वो होगी एक्सटर्नल लेरेंजियम। Sends to the mucous membrane of piriform fossa and the vocal cords, ये देखिए, और external laryngeal motor होगी to the cricothyroid and closely related to the superior thyroid artery। अब आप देखो ये आपकी वेगस नर्व है, ऊपर जो आ रही है सुपीरियर लेरेंजियल है, नीचे वो रिकरेंट है। अभी हमने सुपीरियर लेरेंजियल को देखना है, उस फर्दर डिवाइड हो रही है दो ब्रांचेस में। सेंसरी ब्रांच है जो कि सुपीरियर लेरेंजियल आर्टरी के साथ पियर्स करेगी थायरोइड मेम्ब्रेन और वो अंदर जाके ये सारी सेंसरी सप्लाई अप टू द वोकल कॉर्ड्स या वोकल फोल्ड्स, ठीक है। दूसरी एक्सटर्नल लेरेंजियल है वो सुपीरियर थायराइड को अकम्पनी करेगी, उसके साथ साथ चलेगी और सप्लाई करेगी क्रीकोथायराइड, ठीक है। नाउ कमिंग टुवर्ड द रिकरेंट लेरेंजियल। रिकरेंट लेरेंजियल को रिकरेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि वापस रिवर्स जाती है ऊपर। जो राइट और लेफ्ट का कोर्स डिफरेंट है, राइट फर्स्ट पार्ट ऑफ सबक्लेवियन के हुक अराउंड करेगी और ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान सप्लाई करेगी टुवर्ड द सेंसरी सप्लाई एंड मोटर सप्लाई टू द मसल ऑफ फ्लेरिंग्स। और जो आपकी लेफ्ट है वो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड एंड सबक्लेवियन के दरमियान हुक्स अराउंड करेगी और वो असेंड होके बिटवीन द ट्रेकिया एंड एसोफेगस
सप्लाई करेगी लेरेंसो सेंसरी की और मोटर। ठीक है, राइट साइड फर्स्ट पार्ट। अब इसका एमसीक्यू आ जाता होता है कि फर्स्ट पार्ट ऑफ जो राइट साइड की है वो हुक्स अराउंड फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, यार्ड्स ऑफ एओर्टा। ठीक है ना। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दिस ब्रांचेस, इट इज क्लोजली रिलेटेड टू इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है ना। सुपीरियर थायराइड से रिलेटेड कौन सी होती है? एक्सटर्नल लेरेंजियल। जैसे कि आपको नजर आ रहा है ये ऊपर की तरफ सेंड कर रही है और नीचे जो पोस्टीरियरली नजर आ रही है इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है। इसलिए जब भी थायराइडेक्टमी करेंगे आप क्लिनिकली क्वेश्चन दे सकते हैं कि ड्यूरिंग द थायराइडेक्टमी which two nerves and two arteries the surgeon must preserve। ठीक है। तो आपने उसको सुपीरियरली और इंफीरियरली बताना है कि सुपीरियरली वो सेव करेगा एक्सटर्नल लेरेंजियल एंड सुपीरियर थायराइड आर्टरी और इंफीरियरली सेव करेगा रीटर्न लेरेंजियल एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी। ठीक है। इट इज मोटर टू ऑल मसल एक्सेप्ट पेरिकोथायरॉइड and sensitive to the mucous membrane of larynx below the vocal cords and upper part of brain। ठीक है। उससे ऊपर ऊपर उसको इंटरनल लेरेंजियल सप्लाई करिए सेंसरी और नीचे स्पेशल सेंसरी रूट ऑफ टंग एंड एपिग्लॉटिस। ठीक है। देन पैरासिम्पैथिक ब्रांचेस हैं, इसमें इनवॉलेंट्री मसल्स ग्लैंड्स आ गए, ट्रेकियोब्रोंकियल ट्यूब आ गए, एसोफेगस आ गए, वाया पल्मोनरी एंड एसोफेजियल प्लेक्सस आ गया, कार्डिक प्लेक्सस एंड एलिमेंट्री ट्रैक्ट एज फार एज लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर। लेफ्ट कोलिक फ्रैक्चर होता है। ठीक है ना। वहां तक इसने सप्लाई करनी है सर पैरासिम्पैथिक। सर जी जी। सर थोड़ा सा ना ऊंचा बोले, स्टूडेंट्स कह रहे हैं आवाज़ आपकी कम है, अच्छा, ऊंचा बोले ज़रा। अब आ रही है सही आवाज? जी सर, अच्छा बस थोड़ा सा ऊंचा बोलना, बाकी ठीक है। ठीक है। अच्छा, पैरासिम्पैथिक सप्लाई है वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं और ग्लैंड्स ऑफ ट्रेकियोब्रोंकियल हैं एंड एसोफेगस वाया पल्मोनरी एंड एसोफेजियल प्लेक्सस है और हार्ट में कार्डिक प्लेक्सस बनाएगा, वो भी पैरासिम्पैथिक उसकी ब्रांचेज होंगी। और एलिमेंट्री ट्रैक्ट जो है वो एज लेफ्ट कोलिक फ्लेक्शन। ठीक है। यहाँ तक बेटा वेगस नर्व का कोर्स, उसकी ब्रांचेस, कोई चीज समझ ना लगे उसको दोबारा डिस्कस कर रहे हैं। एनीथिंग? क्लियर है बेटा सब? सेस्ट्री नर्व, सेस्ट्री नर्व इज 11th cranial नर्व है। ये सिर्फ मोटर नर्व होती है और इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, नंबर वन क्रेनियल पार्ट एंड नंबर टू स्पाइनल पार्ट। ठीक है। सबसे पहले हम एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स करेंगे ऑफ द क्रेनियल पार्ट। क्रेनियल पार्ट बेटा आपका ओरिजिनेट करता है मेडुला ऑब्लोंगेटा से, देन इट ज्वाइंस द स्पाइनल पार्ट ऑफ द एक्सेसरी नर्व। इसको ज्वाइन करेगा किधर? ब्रेन के अंदर ही। ज्वाइन करके उसने दोनों ने मिलकर एग्जिट करना है जुगुलर फोरामेन। जैसे ही बेटा जुगुलर फोरामेन वो एग्जिट करेगा, इन दोनों पार्ट से स्प्लिट कर देना। क्रेनियल पार्ट ने फिर जाके वेगस नर्व को ज्वाइन करना है। ठीक है। क्रेनियल पार्ट ओरिजिनेट हुआ, उसके बाद उसने ज्वाइन कर लिया स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व। सिर्फ जुगुलर फोरामेन की शॉर्ट डिस्टेंस के लिए दोनों नर्व्स के पार्ट एक नर्व की तरह जा रहे हैं, उसके बाद फिर दोनों पार्ट अलहदा हो गए हैं और जो क्रेनियल पार्ट है उसने ज्वाइन कर लिया है वेगस नर्व। उसके बाद जहाँ जहाँ वेगस नर्व क्रेनियल प्लेक्सस के थ्रू सप्लाई करिए वहाँ वहाँ क्रेनियल पार्ट भी सप्लाई कर। ठीक है। द रूट स्टेम सेपरेट एंड ज्वाइंट्स द वेगस नर्व। देन जब इसका बेटा क्वेश्चन आएगा तो आपने क्रेनियल पार्ट और स्पाइनल पार्ट के कोर्स को सेपरेटली डिफाइन कर। अच्छा, उसके बाद आता है आपका स्पाइनल पार्ट। वो आपका ओरिजिनेट करता है फ्रॉम द सर्वाइकल रीजन C1 टू C5 के रूटलेट्स जो है मिलके आपके स्पाइनल पार्ट बनाता है। उन्होंने फोरामेन मैग्नम के थ्रू एंटर होना है इन द ब्रेन, फिर इसने ज्वाइन करना है क्रेनियल पार्ट को फॉर शॉर्ट डिस्टेंस। जैसे ही जुगुलर फोरामेन से एग्जिट करेगी ये पार्ट सेपरेट हो जाएगा। देन इट डिसेंड डाउनवर्ड, डाउनवर्ड जाके उसने क्या करना है स्टेर्नोक्लेटोमास्टोइड के डीपली चले जाना है और वहां जाके इसको एक मोटर ब्रांच दे देना। देन इट क्रॉसेस द posterior triangle of the neck
ये बेटा एरिया होता है जहाँ पर ये सबकुटेनियस होती है थोड़ी देर, और ये वो एरिया होता है जहाँ पर इसके डैमेज होने के चांसेस होते हैं। देन इट मूव फॉरवर्ड टी टू द ट्रेपीजियस मसल, और वहाँ जाके टर्मिनेट करती है और ट्रेपीजियस मसल को मोटर सप्लाई करती है। स्पाइनल पार्ट ने इसको भी मोटर सप्लाई की, किसको, स्टेनोक्लेटोमास्टोइड को और ट्रेपीजियस मसल को, जबकि क्रेनी पार्ट ने वेगस नर्व के साथ मिलकर फ्रिंजियल प्लेक्सस बनाना और वो भी मोटर सप्लाई करी। ठीक है, असेंड थ्रू द फोरामेन मैग्नम जुगुलर फोरामेन के साथ ज्वाइन करेगी, इसके साथ क्रेनियल पार्ट के साथ। ऑन एग्जिट फ्रॉम फोरामेन देन स्पाइनल रूट सेपरेट फ्रॉम द क्रेनियल। अच्छा, इट अकम्पनीज द इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। बेटा मैंने आपको पहले भी बताई, ये तीनों नर्व्स होती हैं, उनमें दो चीज़ें बड़ी कॉमन है, याद रखिए। एक ये कि जुगुलर फोरामेन से एग्जिट करेंगे स्कल से, नंबर टू इन्होंने दो वेसल्स के साथ साथ ट्रेवल करना। ठीक है, इंटरनल जुगुलर वेन एंड इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। Then it enters the deep surface of sternocleidomastoid and crosses the posterior triangle of neck or passes beneath the trapezius muscle. Branches and cranial part की branches, it joins the vagus nerve and motor supply to the muscle of soft palate, pharynx and ear. ठीक है, इसने भी उन्हीं मसल्स को सप्लाई करना है जिसको वेगस नर्व सप्लाई कर रहा है। Then spinal part, motor supply to the sternocleidomastoid and trapezius muscle. Then अच्छा, अब ये जो बेटा लाइन है ना, स्पाइनल नर्व C2 टू C4 जॉइन द स्पाइनल एक्सेसरी नर्व इन द पोस्टीरियर सर्वाइकल रीजन। अच्छा, हमने पढ़ा था C1 से C5 तक रूटलेट्स स्पाइनल नर्व बनते हैं। अच्छा, और वो तो रूटलेट्स निकले आपके, स्पेशली इसमें से C4 C4 की जो स्पाइनल नर्व्स है। अच्छा, आपको पहले पता होना चाहिए स्पाइनल नर्व्स क्या होती है। 31 पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स हैं। ठीक है, वो स्पाइनल नर्व्स क्या होती हैं, जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके साइड से ओरिजिनेट करती हैं और आगे जाके डिफरेंट प्लेक्सेस बनाती हैं, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस हो गया, सेक्रल प्लेक्सस हो गया। वो सॉरी, वो स्पाइनल नर्व्स जो है C2 टू C4 वो ज्वाइन करेंगे किसको, स्पाइनल पार्ट ऑफ एक्सेसरी नर्व, और वो दो तरह की सेंसेशन लेके आएंगे, एक पेन और दूसरी प्रोप्रियोसेप्टिव फाइबर्स। यहाँ तक बेटा क्लियर है? टीको कि वो इंटेक्ट है कि नहीं है। ठीक है, ये मेडिकल का एमबीबीएस में जब आप जाओगे इंशाल्लाह, उसमें जब आप वार्ड्स में जाओगे तो आपसे ये शॉर्ट केस भी होता है, लॉन्ग केस भी होता है कि आपने क्रेनियल नर्व की इंटेग्रिटी कैसे टेस्ट करनी है। ये आपको एनाटॉमी में भी क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, ग्लोसोफ्रेंजियल और वेगस नर्व को हमेशा इकट्ठे टेस्ट करते हैं। ठीक है, और स्पाइनल एक्सेसरी, जो एक्सेसरी नर्व है उसके दोनों पार्ट्स में से ज़्यादातर हम स्पाइनल पार्ट को टेस्ट करते हैं। क्लियर हो गया? सबसे पहले कमिंग टुवर्ड्स द लीजन ऑफ द ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व। नॉर्मली बेटा आइसोलेटेड लीजन इसकी अनकॉमन है, जब भी क्रेनियल नर्व्स होंगी ये तीनों इकट्ठी जाती, क्योंकि ये एक फोरामेन से निकली है और इनका कोर्स एक साथ साथ है। बहुत कम चांसेस होता है, क्योंकि अगर कोई ट्यूमर भी इनको क्या कहते हैं कंप्रेस करेगा तो तीनों नर्व्स को इकट्ठा करेगा, ये नहीं कि एक को आइसोलेट करे। लेकिन कुछ मतलब के केसेस ऐसे होते हैं कि जिसमें सिंगल नर्व भी डैमेज हो जाती है, जैसे कि एसेसरी नर्व, क्योंकि उसका जब पोस्टीरियर ट्रायंगल को आर्च करेगी तो वहाँ से पेनिट्रेटिंग वूंड खाली एसेसरी स्पाइनल पार्ट ऑफ एसेसरी नर्व को डैमेज कर सकती है। टेस्ट इज एब्सेंट ऑन द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग। अच्छा, अब इसी से बेटा इसका टेस्ट भी आ जाता है, और गैग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट ऑन द साइड ऑफ लीजन। अब क्या होता है बेटा, इसके दो टेस्ट होते हैं। ग्लोसोफ्रेंजियल की इंटेग्रिटी को चेक करने के लिए दो टेस्ट। सबसे पहले पोस्टीरियर पार्ट ऑफ टंग में आपने कॉटन स्वैब होगा, उसमें क्या करते हैं, उसको टच करते हैं, आपको सेंसेशन आ रही है कि नहीं आ रही। नंबर टू, को टेस्ट होगा बिटर सॉर जो भी होगा, उससे आप पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग पे अप्लाई करते हैं। अगर आपको वो टेस्ट आ रहा है इसका मतलब आपकी ग्लोसोफ्रेंजियल इंटैक्ट है। नंबर टू क्या होता है कि आप गैग रिफ्लेक्स करते हो। गैग रिफ्लेक्स में बेटा होता ये है
कि आप पोस्टीरियर और लेटरल फ्रेंजियल वॉल में क्या करते हो, उसको टच करते हो, जिसकी वजह से गैग गैग होता है। गैग बेटा आपका प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। तो कोई फॉरेन बॉडी आपके अंदर आ रही हो तो जैसे फ्रेंजियल वॉल को टच करती है, वो क्या कहते हैं, खांसी आती है और वो बाहर की तरफ आ जाती है। तो गैग रिफ्लेक्स अगर राइट साइड का होगा तो इसका मतलब है राइट साइड की ग्लोसोफ्रेंजियल नर्व की लीजन है। अगर लेफ्ट साइड की होगी तो लेफ्ट साइड की, क्योंकि ये देखिए ना दो पार्ट है, ये राइट है और ये लेफ्ट है। अगर हम स्पैचुला से ये लेफ्ट साइड पे उसको टच कर रहा है, अगर उसको गैग आ रहा है, इसका मतलब ये लेफ्ट साइड वाले इंटैक्ट है, और अगर राइट साइड पे करेगा तो राइट साइड वाले इंटैक्ट। इस क्लिनिकल की समझ लगी। अगर आपको बेटा इसकी लीजन पूछे या इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग पूछे, आपने दोनों में ये दोनों टेस्ट किए, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग, नंबर 2 गैग रिफ्लेक्स। फिर उसको आपने एक्सप्लेन कर देना हाउ, कैसे। इप्सिलैटरल कहते हैं सेम साइड को, कॉन्ट्रालैटरल कहते हैं डिफरेंट साइड। ठीक है, इप्सिलैटरल मतलब कि अगर सेम साइड की नर्व होगी तो सेम साइड की गैग रिफ्लेक्स चली जाएगी, और सेम साइड की टंग की पोस्टीरियर 1/3 में सेंसेशन खत्म हो जाएगी। क्लियर है यहाँ तक बेटा? लीजन ऑफ ग्लोसोफेरिंजियल नर्व क्लियर है? मैं इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि इसमें आगे जाके बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। अब आ रही है आवाज सही मेरी? चलिए ठीक है। नेक्स्ट बेटा आ गई ग्लोसोफेरिंजियल न्यूरैल्जिया। बेटा जहाँ भी मायल्जिया मसल से रिलेटेड पेन को कहते हैं न्यूरैल्जिया। बेसिकली जहाँ भी आ जाए सिवियर नर्व एसोसिएटेड पेन होती है। अब ग्लोसोफेरिंजियल आ गई तो जहाँ जहाँ ग्लोसोफेरिंजियल सप्लाई कर रही है उस जगह उसकी पेन सेंसेशन आपको आएगी। इट इज अनकॉमन एंड इट्स कॉज इज अननोन। अच्छा, कल मैंने इसको थोड़ा सा सर्च किया, इसमें बेसिकली कोई इन्फेक्शन हो सकता है किसी भी तरह का, कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन। वैसे इसकी कोई एग्जैक्ट कॉज कोई नहीं है। ठीक है, इडियोपैथिक भी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है, कोई ट्रॉमा भी हो सकता है जिसकी वजह से न्यूरैल्जिया होगा। इट इज अ सडन, अचानक से बर्निंग एंड स्टैबिंग पेन। स्टैबिंग क्या होती है? स्टैबिंग वूंड का पता है ना, जैसे किसी ने खंजर मार दिया, इतनी शदीद दर्द होती है। पेन इज ऑफन इनिशिएटेड बाय swallowing, protruding of tongue, talking and touching the palatine tonsil। बेटा पेन उसी वक्त एसोसिएट होगी जहां पर इसके सेंसरी पार्ट्स अप्लाई कर रहे हैं। देखो ना, स्वेलिंग करोगे, पोस्टीरियर फ्रेंजियल वॉल की म्यूकस मेम्ब्रेन को ग्लोसोफ्रेंजियल सप्लाई कर रही है, टंग की पोस्टीरियर 1/3 को ग्लोसोफ्रेंजियल सप्लाई कर रही है, और पैलेटाइन टॉन्सिल को भी ग्लोसोफ्रेंजियल सप्लाई कर रही है। नॉर्मली एक पेशेंट आया है एग्जामिन करवाने टॉन्सिल, उसके पैलेटाइन टॉन्सिल को टच किया और उसको पेन एग्रीवेट कर गई है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोसोफ्रेंजियल न्यूरैल्जिया। देन लीजन ऑफ वेगस नर्व। बेटा वेगस नर्व की जो लीजन होगी उसको हम कैसे चेक करेंगे? सेम जैसे ग्लोसोफ्रेंजियल को करते हैं, सिर्फ एक डिफरेंस है। ग्लोसोफ्रेंजियल में आप पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग में टेस्ट और जनरल सेंसरी पाथवे भी देख लेते हो। वेगस नर्व में आपने एक और टेस्ट ऐड कर देना है, गैग रिफ्लेक्स दोनों में होगा। ठीक है, चेक करना। इसमें भी वही बात है, आइसोलेटेड लीजन्स ऑफ cranial nerve 10 आर अनकॉमन। इंजरी टू फ्रेंजियल ब्रांचेस ऑफ cranial nerve results in dysphagia. Dysphagia is difficulty in swallowing। जैसे कि हमने ये इसको पहले डिस्कस किया है कि मोटर सप्लाई ज़्यादातर फेरिंक्स के मसल की वेगस नर्व करती है, एक्सेप्ट वन मसल। कौन सा? स्टाइलोफ्रेंजियस। इसलिए जब फ्रेंजियल प्लेक्सिस इंटैक्ट नहीं होगा तो ज़्यादातर फ्रेंजियल मसल्स जो होंगे पैरालाइज कर जाएंगे और आपको स्वॉलोइंग करने में डिफिकल्टी होगी। ठीक है, देन लीजन ऑफ द सुपीरियर laryngeal nerve produce anesthesia of the superior part of larynx and paralysis of cricothyroid muscle। anesthesia क्या होता है? What is anesthesia? क्या मतलब? पेशेंट को एनेस्थीसिया दे दिया, इसका क्या मतलब हो गया? लॉस ऑफ सेंसेशन होगी ना, अनअवेयर टू पेन। मतलब क्या होगा कि वहाँ की सेंसरी सप्लाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, और सुपीरियर पार्ट ऑफ लेरिक्स
and paralysis of the cricothyroid muscle. अच्छा, अब इसमें क्या करते हैं आप, सबसे पहले गैग रिफ्लेक्स देखते हो, उसमें आपने वही लेटरल वॉल या पोस्टीरियर वॉल को टच करना है, अगर वो गैग कर रहा है तो इसका मतलब उसकी वेगस नर्व प्लस ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व इंटैक्ट है, ठीक है। देन दूसरा क्या टेस्ट होगा, आपने पेशेंट को कहना है मुंह खोलें और आ करें, ये जो बेटा यूविला है ये नॉर्मली पोस्टीरियर डिस्प्लेस करता है, अगर राइट साइड की लीजन होगी तो लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस करेगा, और अगर लेफ्ट साइड की होगी तो राइट साइड पे। क्यों? क्योंकि राइट साइड की नर्व इंटैक्ट नहीं है, लेफ्ट साइड की तो इंटैक्ट है, तो लेफ्ट साइड का मसल है उसको अपनी तरफ पुल करेगा, जो आपका लेरेंजियल मसल है। इसलिए आप पेशेंट को, ये वो टेस्ट है जो कि आइसोलेटेड हम वेगस नर्व के लिए करते हैं, जबकि गैग रिफ्लेक्स दोनों में चेक करना होता है, ग्लॉसोफेरिंजियल में भी और वेगस नर्व में। कुछ बुक्स में ये भी लिखा हुआ है कि दोनों नर्व्स को इकट्ठे टेस्ट करते हैं, ठीक है। ये जो टेस्ट है आपने पेशेंट को कहना है मुंह खोल के आ ये करें, जो आपका यूविला है वो नॉर्मली पोस्टीरियर डिस्प्लेस करेगा, पीछे की तरफ चला जाएगा। अगर वो साइडवेज डिस्प्लेसमेंट होगी, अगर राइट साइड पे होगी तो लेफ्ट साइड की इंटैक्ट नहीं होगी, और अगर लेफ्ट साइड पे होगी तो राइट साइड की इंटैक्ट नहीं होगी। क्लियर है? यहाँ तक बेटा क्लियर है? अभी इसको डिस्कस करने के लिए हमारे पास पूरा टाइम है, ठीक है। देन द वॉइस इज वीक एंड टायर्स इजीली, जाहिर सी बात है वोकल फोल्ड्स को भी सप्लाई कर रही है, ठीक है ना, जिनका मेन काम क्या है, वॉइस प्रोडक्शन। इंजरी टू रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, बेटा सबसे ज़्यादा जो वीगस नर्व की ब्रांच इंजर्ड करती है वो कौन सी है, रिकरेंट लेरिंजियल है। इसको ज़ेन कर लें, लिख लें, एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप थॉरेक्स की सर्जरी करते हो, ठीक है ना, तो उसमें सबसे वल्नरेबल कौन सी नर्व है, रिकरेंट। नंबर 2, जब थायराइड की सर्जरी करते हो तब भी, ठीक है। जब आप थायराइडेक्टमी करते हो सबसे पहले आप नीचे से इंफीरियर थायराइड आर्टरी और रीकल लेरेंजियल को आइडेंटिफाई करते हो, और ऊपर से एक्सटर्नल लेरेंजियल एंड किसको, सुपीरियर थायराइड आर्टरी को। इसी तरह जब आप नेक की सर्जरीज करते हो तो सब क्लेविन के गिर्द जो हुक राउंड कर रही है वो राइट रिकरेंट है, और जो आर्च ऑफ एओर्टा के गिर्द कर रही है वो कौन सी है, लेफ्ट। अच्छा, अब एनोरिज्म क्या होता है बेटा, एनोरिज्म इज द एबनॉर्मल डायलिटेशन ऑफ द आर्टरीज वेसल्स। क्या होता है, जो वेसल्स होते हैं उनकी वॉल वीक हो जाती है और उसमें डायलिटेशन हो जाती है। डायलिटेशन मीन वो स्वेल हो जाती है, जब वो स्वेल होंगी तो ऊपर जो नर्व उसके गुजरी होगी उस पर कंप्रेशन होगी, जिसकी वजह से आपके सिम्टम्स आएंगे, आना शुरू हो जाएंगे, या वो नर्व अपना काम करना कम कर देगी या छोड़ देगी, या वो डैमेज हो जाएगी, एनोरिज्म, ठीक है। या नेक, आप नेक की कोई सर्जरी कर रहे हैं, कोई लिम्फ नोड्स निकाल रहे हैं, तो उसमें आपने नर्व को भी डैमेज कर दिया। अच्छा, injury to the recurrent laryngeal nerve causes hoarseness and dysphonia because of paralysis of vocal folds। जैसे कि हमने बताया है कि vocal folds को सप्लाई कर रही है, तो क्या होगा उससे, हॉर्सनेस, आवाज भारी हो जाएगी, और डिस्फोनिया, एबनॉर्मल साउंड प्रोड्यूस होगी, वो बोलना कुछ चाहेगा और साउंड एबनॉर्मल इनप्रोप्रिएट साउंड प्रोड्यूस होगी, ठीक है। और अगर दोनों रिकरेंट लेरिंजियल नर्व डैमेज होगी, जो कि बड़ा अनकॉमन है, तो उसमें एफोनिया, आप हमेशा के लिए उसकी आवाज को खत्म कर दो। और इंस्पायरेटरी स्टाइडर ये होता है, जब आप इंस्पायर करते हो तो एक सीटी की आवाज आती है, उसे हम इंस्पायरेटरी स्टाइडर कहते हैं, ठीक है। मतलब जब आप एज ए सर्जन, ठीक है बेटा, जब आप एज ए सर्जन बनते हो, इंशाल्लाह आप लोग बनोगे, तो उसमें क्या होता है, आपकी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपकी एक छोटी सी गलती क्या करेगी, पेशेंट को सारी ज़िंदगी के लिए सफ़र करवाएगी। इसीलिए एनेटमी इतनी ज़रूरी है सर्जरी के लिए, कि जब आपको बेटा नॉर्मल एनेटमी पता होगी, जब आप नेक खोलोगे, जब आपने पढ़ा होगा इंफीरियर सरफेस ऑफ थायराइड, जब आप इंफीरियर बॉर्डर पे जाओगे तो आपको कौन सी नर्व को देखना है, जब आप उसको टच करोगे, जब आप उसको देखोगे, तो आपको अंदाज़ा होगा। इसलिए जब तक आपको उसकी एनेटमी का नहीं पता होगा कि वो कहाँ पर प्रेजेंट है, तो आप फिर यही है उसको डैमेज ही करोगे ना। इसलिए ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आप उसको डैमेज कर दोगे तो उसके लिए इरिवर्सिबल डैमेज है पेशेंट के लिए, सारी ज़िंदगी के लिए उसकी हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होती है, और डिस्फोनिया हो गया उसमें, ठीक है ना, मतलब आप उसको डिसेबल कर रहे हो पेशेंट को।
लीजन ऑफ स्पाइनल पार्ट ऑफ सेस्ट्री नर्व, ठीक है। इट क्रॉसेस पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक एंड रिलेटिवली सुपरफिशियल इन पोजीशन, ठीक है ना। इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इट इज इंजर्ड बाय ऑपरेटिंग एंड पेनिट्रेटिंग। बेसिकली होता है ये बेटा, नेक में किसी ने स्टैब वूंड कर दिया है, छुरी मार दी है, ठीक है ना, पोस्टीरियर ट्रायंगल में सुपरफिशियल पड़ी है, वो नर्व कट गई है, या क्या हो गया, कोई लिम्फ नोड्स आप क्लियरेंस कर रहे हो कुछ सर्जरी के दौरान, उससे क्या होगा, पैरालिसिस ऑफ स्टेर्निकुलेटोमास्टोइड। अब इसमें बेटा दो टेस्ट करने होता है। क्या होता है कि आपने राइट साइड की अगर टेस्ट करना है तो आपने पेशेंट के लेफ्ट साइड पे उसके चीक पे हाथ रखना है और उससे कहना है कि मेरे हाथ की तरफ अपने फेस को मूव करो जोर से, और आपने खुद भी प्रेशर अप्लाई करना है, तो पेशेंट उसको मूव करेगा। बेसिकली स्टेनोक्लेटोमास्टोइड आपके रोटेटरी मूवमेंट ऑफ जो आपके हेड है उसमें उसको काम देता है। अब ये देखो, ये जो आपको बॉर्डर नजर आ रहा है, ये देखिए, ये स्टेनोक्लेटोमास्टोइड, आपको ये प्रोमिनेंट मसल भी नजर आएगा। आप घर में भी ये टेस्ट कर सकते हो और उससे पता चलेगा आपका राइट साइड का इंटैक्ट है। इसी तरह लेफ्ट साइड के को चेक करना है तो आपने राइट साइड की चीक पे हाथ रखना है और पेशेंट को कहना है कि इस तरफ जोर लगाएं, और आपने अपने हाथ से खुद भी जोर लगाना है, ठीक है। उससे क्या होगा, ये इकरा यासीन जी बेटा, इससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपको ऑपोजिट साइड ऑफ चीक पे आपने हाथ रखना है और पेशेंट को कहना है उधर पुश करें। अब ये अगर वो पैरालिसिस होगा तो क्या होगा, वो उस तरफ फोर्स अप्लाई नहीं कर सकेगा, ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा, और वो ये प्रोमिनेंस भी नहीं नजर आएगी आपको क्योंकि मसल पैरालिसिस हो गया। इसी तरह ट्रेपीजियस मसल है, उसका सिंपल सा टेस्ट है, आपने दोनों शोल्डर्स पे हाथ रखना है और उसे कहना है अपने कंधों को ऊपर की तरफ उठाओ, ठीक है ना, श्रगिंग ऑफ शोल्डर। आपने प्रेशर अप्लाई करना है हल्का सा और उससे कहना है अपने कंधों को ऊपर की तरफ करो। जिस साइड का नहीं ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा मतलब कि उस साइड की नर्व डैमेज हो। ये इसका क्लिनिकल टेस्ट भी है। जुगुलर फोरामन syndrome. It is characterized by paralysis of 9, 10th, and 11th cranial nerve. It is due to tumor obstructing the jugular foramen. Symptoms are related to paralysis of nerve. ठीक है, इसमें तीनों नर्व्स के सिम्टम आएंगे, मतलब कि 9 से शुरू हो जाए ग्लोसोफेरिंजियल से। नंबर 1 क्या होगा, गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट होगा। नंबर 2 क्या होगा, जाहिर सी बात है फेरिंग्स के मसल वेगस नर्व होगी तो क्या होगा, डिस्फेजिया होगा, ठीक है। और क्या उसके फर्दर हमने क्या पढ़ा था, गैग रिफ्लेक्स तो दोनों में एब्सेंट होता है। उसके बाद क्या होगा, पेशेंट की नेक हेड की रोटेटरी मूवमेंट नहीं होगी, देन श्रगिंग ऑफ शोल्डर नहीं होंगे। जितने भी सिम्टम है सेंसरी हो या मोटर हो सारे इसमें प्रेजेंट होंगे, ठीक है। यहाँ तक बेटा किसी को समझ न लगी हो। अब हमने आगे क्लिनिकल सिनेरियो डिस्कस करने हैं इसी से रिलेटेड। बेटा सबको समझ लग गई है? सॉरी बीच में मेरी आवाज़ जरा कम हो गई थी, तो जो चीज़ नहीं क्लियर हुई मुझे बता दो, मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। क्लियर है सबको, कोर्स ब्रांचेस और इसकी क्लिनिकल? ठीक है। अच्छा बेटा, अब जाहिर सी बात हमने यूएचएस के पेपर में अपीयर होना है। अब नॉर्मली आपसे इसके सिनेरियो जो हैं वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे आपसे, आपको डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छा, एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स करवा दें बेटा, किसका करवा दूँ? सहर बेटा, किसका एक्स्ट्रा क्रेनियल कोर्स करवा दूँ? अच्छा, फिलोसफी, ठीक है। मैं वापस डायग्राम पे जाता हूँ। बेटा आदत डालें डायग्राम से पढ़ने की, उससे ये होता है कि आपको जो पिक्चर मेमोरी होती है वो हमेशा रहती है। चले चले बेटा, नंबर 1 पॉइंट, ग्लोसोफेरिंजियल nerve leaves the
cranium through the jugular foramen interior to the two nerves. दो नर्व उसके पीछे पड़ी है, कौन सी? vagus nerve and accessory nerve. It leaves the skull through the jugular foramen interior to the two nerves. ठीक है ना, जो दो nerves हैं. Then during it passes through the jugular foramen, two sensory ganglion are present, superior and inferior. ठीक है. Then it descends downward along accompanies the two vessels. कौन सी vessels जिसको accompany करेगी? Internal jugular and internal carotid. ये आ रही है glossopharyngeal, downward neck, और इसने accompany करना है, एक उसके राइट पे होगी, लेफ्ट पे होगी इंटरनल जुगुलर एंड इंटरनल कैरोटिड. देन इट मूव फॉरवर्ड्स एंड reaches the posterior border of muscle stylopharyngeus muscle where it pierces the muscle. इसने क्या करना है, जब इन दोनों वेसल्स के दरमियान से उसने ट्रांसफर्स करना है और स्टाइलोफ्रिंजियल मसल्स के पोस्टीरियरली जाके उसको पियर्स कर देना है. जैसे ही उसको पियर्स करेगी बेटा, वहां पर उसको एक मोटर सप्लाई की एक ब्रांच दे देगी. ठीक है. After piercing the stylopharyngeus muscle, it passes between the superior and middle constrictor of the pharynx. ठीक है. ये आपको मसल छोटा सा पिंक सा नजर आ रहा है, ये स्टाइलोफ्रिंजियस मसल है. इसको ये पियर्स कर रही है और पास कर रही है बिटवीन द सुपीरियर एंड मिडिल कंस्ट्रिक्टर. यहाँ जाके इसने एक सेंसिटिव ब्रांच देनी है, किसको? म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंक्स. ठीक है. देन इट मूव फॉरवर्ड्स एंड टर्मिनेट पोस्टीरियर टू द 1/3 ऑफ टंग. उसके बाद उसने टंग के पोस्टीरियर 1/3 पे जाके टर्मिनेट हो जाना है. वहां पर जाके उसने सेंसरी ब्रांच देनी है और स्पेशल सेंसरी, जो कि पोस्टीरियर 1/3 ऑफ टंग की जनरल सेंसरी एंड स्पेशल सेंसरी सेंसेशन लेके जाएगी. ये इसका कोर्स है. अगर हम इसको पॉइंट्स में देखें, नंबर 1 जुगुलर फोरामेन, नंबर 2 क्या होगा? अकम्पनीज द वेसल्स इंटरनल कैरोटिड एंड इंटरनल जुगुलर. नंबर 3 इट passes posterior border of stylopharyngeus and pierces the muscle and give the motor branch. Then number 4 passes between the superior and middle constrictor. ठीक है. और वहां पर एक ब्रांच लेगी जो सप्लाई करेगी म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द फेरिंक्स. एंड नंबर 5 इट एंड टुवर्ड द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द टंग, और वहां जाके उसने सेंसरी सप्लाई देके अपना कोर्स खत्म कर लिया. क्लियर है बेटा? सहर बेटा, कोर्स क्लियर, समझ लग गया आपको? चले, और कोई किसी ने कोई कोर्स वगैरह? और बेटा वेगस नर्व और कोई इसकी ब्रांच और उससे रिलेटेड कोई चीज? अच्छा बेटा, इसका जो आपने कोर्स पढ़ना है KLM से भी पढ़ना है, लेकिन न्यूरोस्टेल से भी देखना है. ठीक है. तो आपने दोनों बुक से कंसल्ट करना है, क्योंकि कुछ चीज़ें उसमें दी हुई है, कुछ उसमें दी हुई है. तो आगे जब हम डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल में पढ़ेंगे. बाकी सबको समझ लग गया? अच्छा चलें. अच्छा बेटा, इसके क्वेश्चंस में आ रहे थे. अब हमने 3 क्रेनियल नर्व्स पढ़ी हैं. ठीक है. अब नॉर्मली क्या होता है कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता, तो डायरेक्ट नहीं पूछेंगे. कोर्स तो डायरेक्ट ही पूछ लेते हैं, लेकिन क्लिनिकल अब सारा जमाने क्लिनिकल का है. अच्छा, वो ये बताता है कि ए पेशेंट कम इन द OPD ऑफ ENT. ठीक है ना. और उसमें बताएंगे कि गैग इप्सिलैटरल गैग रिफ्लेक्स इज एब्सेंट, मतलब कि सेम साइड जहाँ ऑफ फ्रेंजियल वॉल जहाँ पर किया वहाँ पर इप्सिलैटरल गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है, और जो दूसरी साइड है उसमें प्रेजेंट है. ठीक है. मतलब कि अगर उसकी राइट साइड की फ्रेंजियल वॉल को आपने टच किया तो उसको गैग रिफ्लेक्स आ रहा है और लेफ्ट साइड को नहीं आ रहा. नंबर 1 पॉइंट. ठीक है. और आगे वो क्लिनिकल सिनेरियो बना देंगे कि हिस्ट्री ऑफ जो भी है इन्फेक्शन. अच्छा, अब क्वेश्चन है विच नर्व इज इन्वॉल्व, गिव इट्स एक्स्ट्रा क्लिनिकल कोर्स एंड क्या, हाउ कैन यू टेस्ट द इंटेग्रिटी ऑफ दिस. 3 क्वेश्चन आ गए, 3 इसके पार्ट बन गए. नंबर 1 कौन सी नर्व हो सकती है वाली? इप्सिलैटरल गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट है.
अब जब आपको नर्व नहीं पता होगी तो कोर्स किसका लिखा है? एनीवन? कौन सी बेटा नर्व होगी? इप्सिलैटरल लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स, इप्सिलैटरल लॉस ऑफ गैग रिफ्लेक्स। मैंने आपको बताया था गैग रिफ्लेक्स दोनों में ही आप चेक करोगे, वेगस में भी और ग्लोसोफिंगल में, दोनों में एक ही डिफरेंस है। वेगस जब इंटैक्ट नहीं होगी, डैमेज होगी, तो दोनों साइड का गैग रिफ्लेक्स एब्सेंट हो जाएगा, जबकि ग्लोसोफ्रिंजियल में सेम साइड का। ठीक है, और ग्लोसोफ्रिंजियल नर्व होगी, क्योंकि वेगस नर्व अगर इंटैक्ट नहीं होगी, डैमेज होगी तो उसमें और भी सिम्टम आएंगे, जैसे डिस्फेजिया। और रिकरेंट होगी तो क्या होगी? हॉर्शनेस ऑफ वॉइस होगी। और उसके अलावा क्या होगी? इंस्पिरेटरी स्टाइडर, अगर दोनों ही हो। फिर दूसरा क्वेश्चन, ड्यूरिंग थायराइड सर्जरी विच स्ट्रक्चर वुड यू सेव एंड व्हाई? ठीक है, उसमें आप पूछ लेंगे एंड विच नर्व यू सेव एंड गिव इट्स कोर्स, ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, उसमें फिर आप रिकरेंट लेरेंजियल नर्व का कोर्स बताएंगे, राइट का लेफ्ट का, दोनों का सेपरेट कोर्स है। अच्छा, उसके बाद एक पेशेंट come in emergency department with gun with stabbing wound in her neck. ठीक है, after 2 weeks or 3 weeks she was unable to move her head towards right side. ठीक है, राइट साइड की तरफ वो मूव नहीं कर रही, तो कौन सी नर्व और कौन सी साइड की नर्व इन्वॉल्व होगी? स्पाइनल पार्ट ऑफ सेस्ट्री नर्व, लेफ्ट साइड। ठीक है बेटा, 10 मिनट अभी भी हमारे पास, कोई क्वेश्चन आपका हो तो पूछें। एनी क्वेश्चन बेटा? सब क्लियर हो गया, सारी समझ आ गई? मेरा भी आपसे फेस टू फेस इंटरेक्शन ही इंशाल्लाह जल्दी, जब आप आओगे दोबारा कॉलेज में फिर होगा। अभी तो सिर्फ ये मुझे पता है M18 है। बेटा आपने KLM से भी एक दफ़ा रीड करना है, स्नेल से भी। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं, कुछ ब्रांचेज हैं वो डिफरेंट लिखी हुई हैं, जैसे कि कुछ KLM में ब्रांचेज लिखी हुई हैं, कुछ स्नेल में लिखी हुई हैं, आपने दोनों कंसल्ट करनी है। वन बुक इज़ नॉट इनफ। ठीक है, कोर्स सिंपली ये है कि देखो बेसिक बेटा, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग हो ना, आपको नर्व का पता हो, तो आप उसमें एक बुक रखो जो आपकी मेन बुक है। अब तो खैर आप लोगों को सेकेंड ईयर का भी एंड है, आपको सारी चीज़ों का पता है। उसमें जो दूसरी बुक के पॉइंट्स उसको आप ऐड करते जाओ, मतलब कि कोई ब्रांच ऐसी है जो KLM में नहीं दी हुई है, स्नेल में नहीं दी हुई, आप उसको वहाँ से पढ़ो और वहाँ पर उसको ऐड कर लो साथ, कि ये वाली ब्रांच एक्स्ट्रा थी जो उसमें नहीं दी हुई थी। ठीक है, वैसे तो UHS फॉलो करता है KLM ज़्यादातर MCQs के लिए, लेकिन समहाउ कुछ चीज़ें होती हैं जो स्नेल से भी आ सकती हैं। ठीक है ना, कोई ब्रांच ऐसी पूछ सकते हैं आपसे, तो आपने वहाँ से कवर करनी है। जो नर्व की ज़्यादा अच्छी डिटेल लिखी हो वो न्यूरोस्टाइल में दी हुई है, जब आप न्यूरो एनाटॉमी पढ़ोगे इंशाल्लाह, तो उसमें अभी आपका हेड एंड नेक से पहले कौन सा सिस्टम हुआ है? हेड एंड नेक से पहले, इससे पहले
एब्डोमेन पेल्विस हुआ कि न्यूरो हुआ? पेल्विस एब्डोमेन हो गया बेटा, ठीक है, एब्डोमेन पेल्विस हो गया, ठीक है। अब आप इसके बाद न्यूरो होना, ठीक है, इंशाल्लाह न्यूरो में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको अपनी डेट शीट का भी पता चल गया होगा, आपके शायद जनवरी में एग्जाम है। चलो ठीक है, इंशाल्लाह तब तक हम प्रैक्टिस करेंगे। बेटा मैं आपको बार बार यही एडवाइस करता हूँ कि ठीक है आप रट्टा लगाओ, लेकिन आप एटलस ज़रूर देखें, क्योंकि जो गलती हम लोग करते रहे हैं और उससे सीखते हैं, आप लोग वो गलती ना करें। क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर की जो एनाटॉमी है वो बहुत एक्सटेंसिव है, अब आगे आप न्यूरो भी पढ़ोगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेमोराइज, ठीक है ना। तो जब तक आप तस्वीरें देखोगे ना, आपको वो चीज़ें ज़्यादा देर याद रहती हैं। वर्डिंग जो भी हो, अगर आपको उसका बेसिक स्केच पता है तो आपके लिए मेमोराइज करना ईजी है, एमसीक्यूज भी आपके ठीक हो जाएंगे। इसीलिए एटलस खोल के जब आप पढ़ते हो, वो जो अंडरस्टैंडिंग होती है वो ज़ुबानी कलामी नहीं होती, मतलब कि आप एक उसको सोच सोच के कर रहे हो, नहीं, एटलस खोल के पढ़ो। इसलिए बार बार कह रहा हूँ, पिक्चर्स की मेमोरी करो। केएलएम में भी अच्छी तस्वीरें दी हैं, स्नेल में भी दी हैं, एटलस जो भी आप देख रहे हो, जिसको भी फॉलो कर रहे हो, ठीक है ना, तो स्पेसिफिक नहीं है उसमें। आपकी जिस एटलस की अंडरस्टैंडिंग है आपने उसको देखना है। नर्व्स हो गई, आगे न्यूरो, तो सारी पिक्चर, सारी तस्वीरें ही हैं कि आपने उसके सेक्शंस देखने हैं, सब कुछ देखना है। इवन हेड एंड नेक में जो आप आर्टीरियल सप्लाई देखते हो, नर्व सप्लाई देखते हो, जितनी अच्छी आपको तस्वीरों से याद रहती है, मेरा नहीं ख्याल का आपको वैसे याद रहेगी। जैसे कि जब आप स्कैल्प की नर्व सप्लाई देखते हो, सुप्रा ट्रॉक्लियर, सुप्रा ऑर्बिटल, इवन अब आपको ये नहीं पता सुप्रा ऑर्बिटल ऑर्बिट के ऊपर है, लेकिन ये जब तक तस्वीर नहीं देखोगे आपको कैसे पता चलेगा मीडियली है कि लैटरली है, ट्रॉक्लियर मीडियल है कि लैटरल है, ठीक है। तो ये छोटी छोटी कंफ्यूजन है, इससे क्लियर हो जाती है। तो इसलिए मैं इसी चीज़ पे फोकस करता हूँ कि जितनी पिक्चर्स होंगी आप देखोगे उतना आपका फायदा। अभी आपके पास टाइम भी है, और कोशिश करें कि जो लेक्चर हो उसको साथ साथ एक दफ़ा पढ़ लें और एक दफ़ा उसकी तस्वीर ज़रूर देखें, ताकि वो आपको मेमोराइज हो जाए। दीदी 6 मिनट है, कोई क्वेश्चन बेटा पूछना हो रिलेटिंग दिस टॉपिक, और कोई एनाटॉमी से रिलेटेड कोई भी चीज़ जो ना समझ लग रही हो, ये इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग में, या एनीथिंग यू कैन आस्क। आप लोग सब पढ़ रहे हो ना घर में रेगुलरली? कोई क्वेश्चन बेटा? अच्छा, नेक्स्ट जो बेटा हमारा है, क्या कहते हैं, वीक, उसमें भी रिवीजन क्लास ही है। तो एनी सजेशन, उसमें कोई टॉपिक आप लोगों ने रिवाइज करना हो, कोई जो पीछे पड़ा हुआ है हेड एंड नेक का कोई टॉपिक जो डिफिकल्ट हो, जिसको हम डिस्कस कर लें। इसको तो हमने 2 दफ़ा डिस्कस कर लिया, कि जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं है, या जो हम दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं, या जिसको दोबारा डिस्कस करना चाहते हैं, या आप चाह रहे हो कि सिनेरियोज डिस्कस करें हम रिलेटेड, जो भी आप क्या बताना चाहें, एनीथिंग। ठीक है, हम सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे डिफरेंट, ठीक है, एडेमिक से रिलेटेड कर लेंगे, कुछ डिफरेंट सिनेरियो बना लेंगे। लेकिन उसके लिए बेटा आप लोगों ने खुद भी प्रिपेयर हो के आना। ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं बोलता रहूँ, सवाल पूछता रहूँ और खुद ही मैं जवाब दे दूँ। वर्टिबल कॉलम एंड जॉइंट्स विद, ठीक है, वर्टिबल कॉलम डिस्कस कर लेंगे।
मुझे कोई भी एक टॉपिक बता दें, वो डिस्कस कर लेंगे। सिनेरियो डिस्कस करना है, सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे। सिनेरियो फिर ये होगा कि मैं ओवरऑल हेड एंड नेक की बेटा सारे टॉपिक्स तो नहीं हो सकते, या मैं ये कर लेता हूँ कि मैं जितने हेड एंड नेक के मैक्सिमम इंपॉर्टेंट सिनेरियोज हैं वो हम डिस्कस कर लें, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा प्रिपेयर होकर आना पड़ेगा। मतलब कि सिनेरियोज मैं बना लाऊंगा जितने हमारे 1 घंटे में डिस्कस हो जाए, हम वो सिनेरियो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। या अगर या अगर आप वर्टिकल कॉलम एंड जॉइंट्स बॉक्स विद स्कल है तो वो फिर एक अलग टॉपिक है, वो फिर अकेला हम वो भी डिस्कस कर सकेंगे। 1 घंटे का टाइम है। जो आप मुझे बता दें, मैं जो इम्पोर्टेंट सिनेरियोज हैं जितने भी आपकी हेड एंड नेक के हैं, मोस्टली कोशिश करूँगा जो इम्पोर्टेंट सिनेरियोज आपके आते हैं वो हम डिस्कस कर लें, जितने भी 1 घंटे में हो गए। मैं डिफरेंट देखूँगा ना सिनेरियोज, जो जो क्वेश्चन आए हैं तो एज इट इज़ कुछ यूज हों या जो कोई ऐसे हों, वो फिर हम आपस में डिस्कस कर लेंगे कि ये कैसे है, ठीक है। सब इसी से हैं कि हम सिनेरियोज डिस्कस करें, सब इसी से एग्री है। या फैसल बेटा आप बताएं कि हम वो करें, एक ये टॉपिक कर लें, वर्टिकल कॉलम एंड जॉइंट्स विद स्कल। ठीक है, वर्टिकल कॉलम फिर करा दें, या वर्टिकल कॉलम के जॉइंट्स। ठीक है, जॉइंट्स ऑफ वर्टिकल कॉलम पूरा आ गया, और जो वर्टिकल कॉलम के साथ जॉइंट्स हैं वो, ठीक है, डन हो गया। चलें ठीक है। आपका जॉइंट्स का लेक्चर हो गया है वैसे, वर्टिकल कॉलम और उसके जो जॉइंट्स हैं, ठीक है। चले ठीक है, फिर मेजोरिटी अथॉरिटी, आप लोग सारे कह रहे हैं हम वर्टिकल कॉलम और उसके जॉइंट डिस्कस करेंगे, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे। हम पूरा वर्टिकल कॉलम पढ़ेंगे। वर्टिकल कॉलम में वर्टिब्रास भी पढ़ने के नहीं, कि वो आप पढ़ के आओगे। वर्टिब्रास के फीचर्स मेरे ख्याल से आप लोग को खुद आने चाहिए। हाँ, वो आपको खुद आने चाहिए। हम बेसिकली वर्टिबल उसमें आ जाती है, आपकी वर्टिबल आर्टरीज भी आ जाती हैं, और वो उसमें स्पाइनल नर्व कैसे बनती हैं, स्पाइनल नर्व्स हो गई, और वर्टिबल कॉलम के साथ जो जॉइंट्स हैं, स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है थोड़ा सा। स्पाइनल कॉर्ड तो खैर आप आगे उसमें पढ़ोगे, जो ठीक है उसके फीचर्स हैं बैक के, ठीक है। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस वर्टिबल कॉलम, और उसके जो जॉइंट्स होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलें बेटा, थैंक यू वेरी मच एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।